हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे MCQs एंड CBSE के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा CBSE ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के MCQs को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे MCQs कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। MCQs में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, जो ना केवल आपको MCQs में बल्कि सेक्शन B, C, D और E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। इस वीडियो हम देखेंगे कार्बन एंड कंपाउंड के प्रीवियस ईयर MCQs। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एक असर्शन रीजन है। तो सबसे पहले असर्शन क्या कहता है? कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मतलब जो कार्बन होता है वो बहुत इजीली अपने 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका कारण ये है कि जो कार्बन होता है उसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2,4। दैट मीन्स उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि 4 लूज कर दो इलेक्ट्रॉन, बट उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है जो कि पॉसिबल नहीं होती। 1 इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज करा जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी बहुत इजीली लूज करे जा सकते हैं, 3 भी करे जा सकते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम करता है, बट 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो वो कार्बन नहीं कर पाता। दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले बाहर से। वो ले तो सकता है बट कार्बन इतना छोटा एटम होता है कि उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट नहीं कर पाता। इसलिए कार्बन ना +4 चार्ज बना पाता है ना -4 चार्ज बना पाता है। तो फिर कार्बन कंपाउंड कैसे बनाता है? वो बनाता है शेयरिंग के थ्रू। कार्बन कैसे बनाता है? शेयरिंग के थ्रू, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें रीजन क्या दिया हुआ है? कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड हैज अ टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन और अदर एलिमेंट। दिस इज ट्रू। मैंने आपको अभी बताया कि जो कार्बन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की एबिलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स। दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर जनरली इनसॉल्युबल वाटर, दे आयोनाइज इन वाटर, दे हाइड्रोलाइज इन वाटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इसका कारण ये है जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण उनके पास कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इवन दो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल या फिर ईथर। इन सब में वो सॉल्युबल होते हैं बट वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन है। असर्शन कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का वो सोडियम क्लोराइड से कम होता है, विच इज एक्चुअली ट्रू। तो इसका रीजन दिया है। जब भी आप रीजन शब्द पढ़ें तो आप उसको ऐसे डील करें
कि जो भी असर्शन दिया हुआ है उसके बाद आप क्योंकि का शब्द बहुत ज़रूरी इस्तेमाल करें। जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्योंकि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सी रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। क्यों? सी देखिए, इथेनॉल जो होता है वो कोवलेंट कंपाउंड होता है, और ये बात सही है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से कम होता है। बट रीजन में क्या दिया है कि आयनिक कंपाउंड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, पर ऊपर असर्शन तो कोवलेंट कंपाउंड की बात चल रही ना, इथेनॉल की बात चल रही है। हेंस ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मेन पॉइंट ये है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है आयनिक कंपाउंड से, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट M हैज 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकेंड शेल। द एटॉमिक नंबर ऑफ M इज। क्वेश्चन कह रहा है एक एलिमेंट है M, उसका जो थर्ड शेल है उसमें सेकेंड शेल से हाफ इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर बताओ। तो सबसे पहले तो 3 शेल हैं, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। फिर सेकंड में कितने होंगे उसके पास? 8। तो थर्ड में कितने होंगे? बोला गया कि थर्ड में सेकंड के 50% है, दैट मीन्स थर्ड में होंगे 4। तो 2,8,4 किसका होता है? 2, 8, 10, 10, 4, 14, तो 14 किसका होता है? सिलिकॉन। तो एटॉमिक नंबर M का कितना होगा? 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें हमको ये बताना है कि कौन सा सेम होमोलोगस सीरीज में नहीं आएगा। तो बेसिकली होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ कंपाउंड्स होते हैं विथ सेम फंक्शनल ग्रुप। उनमें अंतर क्या होता है कि हर मेंबर में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? मीथेन। मीथेन क्या है? एक अल्केन है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। दूसरा क्या है? दूसरा है ईथेन। देखिए ना, C2H6, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2 2 4 + 2 6। सिमिलरली तीसरा है प्रोपेन। लेकिन जो चौथा है, अगर वो अल्केन होता तो वो C4H10 होता, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? C4H8। दैट मीन्स ये क्या है? अल्कीन है। दिस इज कॉल्ड अल्कीन। तो ये क्या है? अल्कीन। आई होप आपको जनरल फॉर्मूले आते हो। जैसे अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्कीन का होता है CnH2n, अल्काइन का होता है CnH2n-2। तो इसका आंसर क्या होगा? डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन है। तो असर्शन कह रहा है फॉलोइंग आर दी स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनके। अब जैसे ये 2 कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, इनके डेफिनेटली दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो चलिए इनका फॉर्मूला देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है। कार्बन कितने हैं? 4 हैं इसमें, तो C4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10, तो C4H10। सिमिलरली इसको देखते हैं, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो C4। और हाइड्रोजन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन C4H10। सो जो असर्शन है वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि दोनों जो कंपाउंड है उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो वो आइसोमर्स हैं। रीजन क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर्स, विच इज़ ऑल्सो ट्रू, और यही उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा? असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जब भी आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन आए तो रीजन से पहले हमेशा क्योंकि लगाने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, पेंटेन हैज़ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इट हैज़ हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये जो याद रखिए कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? C5H12 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 12 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, फिर 12। तो आपको जितनी भी लाइन दिख रही हैं ये सारी कोवलेंट बॉन्ड है। तो अगर हम इसको काउंट कर लेंगे तो हमें कोवलेंट बॉन्ड्स पता चल जाएंगे कितने बने। चलिए देखते हैं कितने बन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल कितने बॉन्ड्स बने? 16 बॉन्ड्स। तो आंसर क्या होगा? सी। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करने को आए तो आप उसका स्ट्रक्चर बनाना और जितनी भी आपको लाइंस देखे उनको काउंट कर लेना। जैसे मान लीजिए O2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस। तो अगर इसमें पूछेंगे कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे तो आप क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, और इनके बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हो गए? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, पूछा है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2,6। दैट मीन्स ऑक्सीजन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब उसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो दूसरा ऑक्सीजन ले लेते हैं हम। तो 1, 2, 3, 4, अगेन सेम चीज़ होगी उसमें भी, 5, 6। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? ये शेयरिंग करेगा। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? ये भी शेयरिंग करेगा, ताकि दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। तो ऑक्सीजन के बीच में कितनी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। टोटल 4 होते हैं, बट एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? आप मालूम है सीधे कैलकुलेट भी कर सकते हो इजीली। ये वाला आप अगर आप ए ऑप्शन देखें तो इसमें एक ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जबकि इसमें देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ही कम दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 तो हो ही नहीं सकते, और इसमें तो 5 ही हैं, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सो अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। नो, इथाइन जो होता है वो क्या होता है? अल्काइन होता है। और इथाइन का जो अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। तो जो इथाइन होता है उसका फार्मूला होता है C2H2। अगर इसका स्ट्रक्चर बना लें तो C ट्रिपल बॉन्ड H H, दिस इज इथाइन। तो ये याद रखिएगा, हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स को काउंट कर लें और उसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इथाइन में? उससे पहले हम सबसे पहले क्या काउंट करेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं? 5। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप ये मेक श्योर करिए कि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिए और एटलीस्ट हैव अ गेसिंग कि क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स A, B एंड C गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 3 साइक्लिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। अब ये 3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, तो पहला ऑप्शन है A एंड C आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन एंड B इज बेंजीन। C जो A है वो हेक्सेन है, नो डाउट, साइक्लोहेक्सेन। बट जो B है वो भी बेंजीन है। B क्या है? बेंजीन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? C6H6। इसमें होता क्या है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, या फिर आप ऐसे बना सकते हो 6 कार्बन ले लीजिए और अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें तो सही बोला गया कि बी जो है बेंजीन है। अब सी को देख लेते हैं। बोला क्या गया था? ए और सी आइसोमर है। नहीं, ए और सी आइसोमर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली इनका जो फॉर्मूला होगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला, वो अलग अलग होगा। जैसे पहले वाले का क्या लग रहा है? C6 और दो हाइड्रोजन है तो H12। सेकेंड वाले तो बेंजीन है तो उसका क्या होता है? C6H6। तीसरा क्या है? C6H8। तो तीनों का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला वही अलग है, तो आइसोमर्स तो हो ही नहीं सकते,
क्योंकि आइसोमर में क्या होता है, आइसोमर की कंडीशन क्या होती है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, बी इज बेंजीन एंड सी इज आइसोमर ऑफ हेक्सीन। वेल, ये हेक्सेन नहीं है, ये सब साइक्लोहेक्सेन्स हैं, तो ये भी बी ऑप्शन भी गलत है। अब बोला गया ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, ओनली सिंगल बॉन्ड होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड। जबकि अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए पहले वाले में क्या है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, दैट मीन्स ये कैसा है, सैचुरेटेड है। बी में डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है, और सी में भी डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है, और ये तीनों साइक्लिक है तो ये भी सही है कि साइक्लिक है। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हाइड्रोकार्बन में हमेशा या तो कार्बन होगा या फिर हाइड्रोजन होगा। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन ही है, दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, ए साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल सही, ए जो है वो साइक्लोहेक्सेन है। बी एंड सी आर आइसोमर्स ऑफ बेंजीन, नहीं, सी बी तो बेंजीन है लेकिन सी जो है वो अलग ही कंपाउंड है, सो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा था ऑक्सीजन का, तो क्लोरीन का भी सिमिलर बनेगा। सबसे पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 8 7, मतलब वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बना लेते हैं, ये क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। अगेन दूसरा क्लोरीन भी बना लेते हैं, तो उसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्लोरीन को कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो क्लोरीन ये वाला शेयर कर लेगा। सिमिलरली ये वाला क्लोरीन ये शेयर कर लेगा। तो जब भी शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो Cl Cl। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन ए में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है जो कि नहीं होता। ऑप्शन बी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगा। ऑप्शन सी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, होगा। और ये वाला भी नहीं होगा, इसमें तो ऑक्टेट ही पूरा नहीं हो रहा है। नहीं, इसमें ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इसमें ऑक्टेट, पहले वाले में ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चाहे आयनिक कंपाउंड हो चाहे कोवेलेंट कंपाउंड हो, दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्टिविटी वेयर ही टूक एन नैप्थलीन बॉल एंड बर्नड इट। ही ऑब्जर्व दैट इट गिव्स अ येलो फ्लेम with lots of black smoke and sooty deposit around it. What type of hydrocarbon or does naphthalene contains? तो क्वेश्चन कह रहा है, एक स्टूडेंट ने एक एक्टिविटी कंडक्ट कराई जिसमें उसने एक नैप्थलीन बॉल ली और उसको बर्न करा, जिससे कैसी फ्लेम निकली, येलो फ्लेम निकली और बहुत सारा काला धुआं निकला। हमको ये बताना है कि जो नैप्थलीन बॉल है उसमें किस तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। तो ध्यान दें, जब भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो कैसी फ्लेम मिलती है, क्लियर फ्लेम मिलती है, जनरली ब्लू रंग की होती है और इसमें कोई धुआं नहीं निकलता, नो स्मोक। इसका एग्जांपल है आपके घर में जो गैस होती है, एलपीजी गैस, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन। कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें जो फ्लेम होती है वो जनरली येलो रंग की होती है और उसमें सूटी फ्लेम होती है जिसमें जनरली ब्लैक रंग का धुआं निकलता है, ब्लैक स्मोक। इसका एग्जांपल है ऑब्वियसली नैप्थलीन बॉल, कपूर, ये कैसे होते हैं, सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि नैप्थलीन बॉल कैसी होती है या फिर नैप्थलीन बॉल में क्या होता है, तो ऑप्शन ए क्या है, अनसैचुरेटेड, और ब्लैक स्मोक क्या बता रहा है, कंप्लीट कंबशन। सी अनसैचुरेटेड तो सही है, बट जो ब्लैक स्मोक है वो बता रहा है अनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट नहीं, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी क्या है, अनसैचुरेटेड एज सूटी डिपॉजिट रिप्रेजेंट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। दिस इज ट्रू, जो सूटी डिपॉजिट होता है वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं और सैचुरेट तो होते ही नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमको 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन, ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है,
और हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, उसके अलावा कोई भी चीज़ ना हो। ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, दैट मीन्स वो हाइड्रोकार्बन तो है ही, ये हाइड्रोकार्बन भी है और ये क्या अनसैचुरेटेड है, तो ए तो सही है। पर क्या बी हाइड्रोकार्बन है? नहीं, इसमें ऑक्सीजन भी है, तो बी हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो ऑप्शन क्या था? ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन बी क्या है? सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड में केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोकार्बन मतलब सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। तो सी ऑप्शन देखिए, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? हाँ है। क्या ये सैचुरेटेड है? है। और डी ऑप्शन देखिए, क्या हाइड्रोकार्बन है? नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी, तो अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं ए में तो सी बन जाएगा। सी दिस इज करेक्ट। क्यों? एक प्रोसेस होती है हाइड्रोजिनेशन, उस प्रोसेस में क्या होता है, जब भी हम किसी अल्कीन या फिर अल्काइन, बेसिकली कोई भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसमें हाइड्रोजन ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर पैलेडियम, तो हमें क्या मिल जाता है? अल्केन मिल जाता है, जो कि सैचुरेटेड होता है हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन है पहला क्या है? ए क्या है? इथीन है बेसिकली, सी डबल बॉन्ड सी एच एच, ये क्या? इथीन है। और जैसे ही इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर पैलेडियम, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? इथेन मिलेगा। तो सी सी एच 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 एच, तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की हेल्प से ही हम वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी। ऑप्शन डी क्या है? एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट चेंजेस बी टू डी। सी, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो बी को डी में कन्वर्ट नहीं करा रहा है, क्योंकि बी से डी में तो रिडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज अ कॉन्ट्रीब्यूटर ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोल या पेट्रोलियम का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। याद रखें, जब भी कोल या पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम को जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो बहुत ही टॉक्सिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्टिविटी वेयर ही बर्न्स मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज लाइकली टू बी फॉर्म। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा जाता है तो उसके प्रोडक्ट क्या निकलते हैं। याद रखिए, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करा जाता है तो हमेशा जो प्रोडक्ट होते हैं वो दो ही निकलते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। तो मीथेन क्या है? मीथेन भी एक हाइड्रोकार्बन है, तो जब मैं मीथेन को बर्न करूंगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लस बहुत सारी हीट भी निकलती है, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करा जाता है। जैसे हम मीथेन को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? बायोगैस में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगला क्वेश्चन है, when sodium hydrogen carbonate is added to ethanoic acid, a gas is evolved. Consider the following statements about the gas evolved. क्वेश्चन बोल रहा है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 को जब इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करा जाता है, इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH, तो कोई गैस निकलती है और उस गैस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इंपॉर्टेंट बात यह है कि CH3COOH ये क्या? इथेनोइक एसिड है, ये क्या है? एसिड है। और NaHCO3 क्या है? ये बेस है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन बेस में क्या है? कार्बोनेट है, तो एक गैस भी निकलती है CO2। तो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट हो, अगर कहीं कार्बोनेट है तो CO2 गैस निकलती है। तो यहाँ पे जो भी गैस निकल रही होगी वो CO2 गैस होगी। अब CO2 गैस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप उसको वैसे डिटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले इट इज इवॉल्व विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, तो ऑप्शन बी तो सही है कि जो इट इज इवॉल्व विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस,
इसका मतलब होता है कि उसमें जब भी CO2 इवॉल्व होती है या फिर CO2 निकलती है तो एक फिश साउंड निकलता है। अगला, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये भी बिल्कुल सही है। CO2 जो होता है वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा CO2 होता है, जब वो लाइम वाटर क्या होता है हमारा, CaOH होल ट्वाइस, जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट रंग का होता है। तो ऑप्शन ए भी सही है। इट हैज़ अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, नहीं, ऑप्शन सी गलत। अगला ऑप्शन क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ट्रू, रेस्पिरेशन में CO2 निकलता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हुए, ए, बी एंड डी। तो ए, बी एंड डी कहाँ पे हैं, ऑप्शन डी में है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको एक कॉलम ए दिया है और एक कॉलम बी दिया है। तो कॉलम ए में क्या दिया है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड। और कॉलम बी में क्या है, OH, COOH, CO एंड CHO। बेसिकली हमको फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। तो देखिए OH क्या होता है हमारा, अल्कोहल होता है, और उसका आखिरी में सफिक्स क्या होता है, OL। COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और उसका आखिरी में क्या सफिक्स होता है, ओइक एसिड। मतलब लास्ट में क्या लगता है उसके, ओइक एसिड लगता है। C डबल बॉन्ड O क्या होता है, कीटोन होता है, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओन होता है, ONE। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, यहाँ पे डैश नहीं आएगा। CHO क्या होगा, एल्डिहाइड होता है, और उसका सफिक्स क्या होता है, AL, अल। तो ऑप्शन 1 क्या है, प्रोपेनॉन, ओन है, तो ये कौन सा होता है, कीटोन होता है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। अगला प्रोपेनल, AL कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है, तो इसका ऑप्शन ये होगा। तीसरा क्या है, ओल क्या होता है, अल्कोहल होता है, तो इसका ऑप्शन ये होगा। ओइक एसिड, ये अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो क्या होगा, फर्स्ट का थर्ड किस किस में, फर्स्ट का थर्ड इन दो में, सेकंड का फोर्थ किस किस में, इसमें, थर्ड का फर्स्ट इसमें नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। ये गलत है, मिसप्रिंट है, तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैच द गिवन कंपाउंड्स विद देयर IUPAC नेम। तो अभी हमने डिस्कस करा था, तो देखिए सबसे पहले CO है, तो CO क्या होता है, कीटोन होता है, तो ओइक एसिड, ओन, ओल, अल, तो कीटोन में क्या होता है, ओन होता है। फिर दूसरा CHO क्या होता है, अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड मतलब AL, तो ये होगा। फिर COOH, तो ये क्या होगा, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक, तो ये होगा। आखिरी में OH है, मतलब अल्कोहल है, तो ब्यूटेनॉल होगा। अगेन आप नंबर ऑफ कार्बन से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो जब एक कार्बन होता है तो रूट वर्ड होता है मैथ, जब 2 कार्बन होते हैं तो रूट वर्ड होता है एथ, जब 3 कार्बन होते हैं तो रूट वर्ड होता है प्रॉप, जब 4 होते हैं तो ब्यूट, जब 5 हो तो पेंट, जब 6 हो तो हेक्स, जब 7 हो तो हेप्ट या फिर सेप्ट भी कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है, जब 8 हो तो ऑक्ट, जब 9 हो तो नॉन, और जब 10 हो तो डेक। तो फर्स्ट का क्या है, सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड किस में है, ऑप्शन ए में ही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको IUPAC नेम बनाने आते हो, अगर नहीं आते हैं तो प्लीज़ सीख लीजिए, क्योंकि इनके MCQs में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द सोप मॉलिक्यूल हैज़ अ हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक हेड, या फिर हाइड्रोफिलिक टेल या हाइड्रोफोबिक टेल। ये ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, तो चलिए समझते हैं। तो जो सोप का मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये बेसिकली एक रफ स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में उसका फॉर्मूला क्या होता है सोप मॉलिक्यूल का, C17H35 COONA, इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरिएट। तो ये जो टॉप का हिस्सा होता है ये हेड होता है, और ये क्या है पीछे का, ये टेल होता है। ये जो हेड होता है बेसिकली ये होता क्या है, COONA+, क्योंकि ये आयनिक है, ये मतलब आयन्स में टूट गया है, तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो जो चीज़ वाटर में सॉल्युबल या वाटर के पास होती है उस चीज़ को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, तो ये एंड कौन सा होगा, हाइड्रोफिलिक। जबकि जो टेल होती है उसमें क्या होता है, बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड होता है वहाँ पे, तो वो पानी में इनसॉल्युबल रहती है, और जो चीज़ पानी में इनसॉल्युबल होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो क्या होगा ये, हाइड्रोफोबिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए इसका आंसर। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती और वाटर से भागती है, तो ये किससे जाके चिपक जाती है, डर्ट से चिपक जाती है।
डर्ट से, और क्या बना लेती है, मिसल बना लेती है। ये सपोज ये डर्ट है, तो जितने भी सोप मॉलिक्यूल है वो ऐसे आके चिपक जाते हैं, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं। फिर जब हम इसको स्क्रब करते हैं तो ये जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डर्ट को अपने साथ लेके आगे बढ़ जाते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे कार्बन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो कि होगा लाइफ प्रोसेस पर। हमने ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया है, और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।